नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि आप जानते हैं सभी वीडियो में मैं ये लाइन दोहराता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ चंद्रमा की महादशा की, सूर्य की महादशा की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की और मैं पिछले वीडियो में सूर्य में भी बता चुका हूं, मगर एक दो लाइन में दोहरा देता हूं जो कि आपको दोहराव जैसी लगेंगी, लेकिन नए दर्शक नए व्यूअर्स के लिए ये बात कहनी पड़ती है। जैसा कि आप भी जानते हैं नित्य रोज एक नया दर्शक जुड़ता है जो आपका वीडियो देखता है। अब YouTube तो क्या है, समुंदर है। हर व्यक्ति एक ही समय पे एक ही समुंदर के स्थान पे हो कोई ज़रूरी नहीं। जब उसको जब जैसा मौका मिल जाता है तो ऐसा वो देखता है या आ जाता है, जो भी। अब चलिए विषयांतर होने लगता है। तो चंद्रमा की महादशा की मैं बात करने वाला हूँ। तो चंद्रमा आपका कैसा है कुंडली में, उससे आपकी वो महादशा 10 साल चंद्रमा की कैसी जाएगी, उस विषय पे हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले जैसा मैं सभी वीडियो में कहता हूँ एक बात और, वो ये कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। और आप लोगों के द्वारा ही हमको ये शक्ति प्राप्त होती है कि जब चैनल सब्सक्राइब होता है तो अच्छा लगता है और आत्मसंतुष्टि भी मिलती, मन शांति भी मिलती और एक नया उत्साह भी आता है, उमंग भी बढ़ती, क्योंकि वो मन को अवश्य प्रसन्नचित करता है आपका सब्सक्रिप्शन। अब आज मैंने चंद्रमा के बारे में बोलना है इसलिए मैंने मन की बात की। प्रसन्नचित करता है, किसी का काम बढ़े, किसी को जीवन में तरक्की मिले तो उसका मन प्रसन्न अवश्य होता है। तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन सब्सक्रिप्शन के साथ जोड़ी, क्योंकि मैं आज बात चंद्रमा की करने वाला हूँ। तो देखिए अब आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, अच्छा परिणाम देगा या खराब, आप उसको कैसे समझेंगे। अब जब उसकी दशा की बारी आती है या वो खुद अंतरदशाओं में आता है तो उससे अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बताया देता हूँ, चंद्रमा बड़ा सेंसिटिव प्लेनेट है, सबसे ज्यादा कोमल चित यही। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है और हमारी पृथ्वी के चक्कर भी लगाता है। विधाता की भी विभागों की बात की बड़ी कमाल है कि कैसे उन्होंने ब्रह्मांड का विभाग किया। लोग कहते हैं विधाता नहीं, अरे नहीं बाबा, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए हमारी पृथ्वी की एक चंद्रमा है, उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, और गुरु हमसे 7 गुना बड़ा है तो उसके 7 चंद्रमा है, और शनि हमसे 11 गुना बड़ा है तो उसके 11 चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है, और जिसने मन पे आधिपत्य कर लिया। कितना हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके, पूर्वज हमारे जिनको हम ऋषि मुनि कहते रहे, वैज्ञानिक तो वर्तमान वालों को कहते हैं, नहीं नहीं, इनसे बड़े वैज्ञानिक थे वो जिन्होंने पता लगा लिया कि पृथ्वी का जल चंद्रमा से संचालित होता है। अब ये साइंटिस्ट आज मानने लगे, पहले तो ये नकारते थे। ये इनको जैसे जैसे कुछ मिलने लगता है तो उस तथ्य को मानने लगते हैं। इसीलिए
ये हमसे चिढ़ते इसलिए हैं कि हम इनसे लाखों गुना आगे हैं। मैं बार बार कई वीडियो में बात कहता हूं, और ये सत्यता भी है। ये वहीं पहुंचेंगे जहां हम लोग बातें कर रहे हैं। इनको सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। अरे भाई, इनको तो ये भी नहीं पता चलता ग्रह वक्री हुआ है हमारी। हमारा गणित कितना तेज है कि एक बार हमको दे दिया हमारे पूर्वजों ने, आधार वही है। फर्क इतना है कि कालखंड में चीजें बदलती, उनका ध्यान वर्तमान के ज्योतिषियों को समझना चाहिए। और ये बात पूर्वज लिख भी गए थे किताबों में कि भाई, देश काल और वर्तमान की परिस्थितियों को समझकर जो ज्योतिष का प्रेडिक्शन करेगा, अर्थात भविष्य बताएगा, वो ज्यादा सफल ज्योतिषाचार कहलाएगा। तो वर्तमान की स्थितियों को समझते हुए भी, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती थी। अब पहले रथ होता था, रथ मिलेंगे, इस स्थान में ग्रह बैठा है। अब आजकल क्या है, गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगा। दूर संचार को उन्होंने भी बताया था कि ऋषि मुनि एक दूसरे से बात कर लेते थे। अब मोबाइल हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। कंप्यूटर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। अब इसका कारक तो उन्होंने बताया। वर्तमान के ज्योतिषियों इसकी खोज की तो पता चला ये सॉफ्टवेयर राहु का कारक है। तो आई बात आज चंद्रमा की कर रहा हूं, लेकिन अब मैंने आपको भूमिका इसलिए दी कि हमारा जो वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम ये समझें कि 100% विज्ञान के साथ जुड़ा हमारा ये ज्योतिष। इसीलिए मैंने पहले ही लाइन में, पहले वीडियो में बोला था कि ज्योत का मतलब होता है प्रकाश, ईश का मतलब परमेश्वर। तो ये परमेश्वर का प्रकाश, इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में एक लाइन में कहा गया कि जो ज्योतिष नहीं जानता वो धर्म ही नहीं समझता। शास्त्रों का, वेदों का नेत्र है ज्योतिष। अग्नि, माफ कीजिएगा, अग्नि कह रहा हूं, आंखें इसके पास। किसके पास? ज्योतिष के पास। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों ने कहा है। अब चूंकि हमको देरी इसलिए हो गई कि तमाम लोगों ने हम पे आक्रमण कर दिया, हमारी तमाम पुस्तकें जला दी, लेकिन अब हम वर्तमान के, हम जो दोस्ताचार है हमारा, वो कर्तव्य है कि उन जो बचा है उसमें भी खोजें रहस्य। तो रोज यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। हमको आप क्या समझते हो तो आप निर्णय कर लीजिए, लेकिन मैंने उनको भी कई बार सुनता हूँ, देखता हूँ, किताबें पुस्तकें पढ़ता हूँ, कुछ करिश्माई चीजें मिल जाती हर पुस्तक में। मैं एक बार आपको बताऊं, मैं एक बार चिंतपूर्णी है हिमाचल में 52 शक्तिपीठों में एक भगवती की जगह, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की, और वहाँ की जो देवी हैं गुरु गोरखनाथ से साधना से प्रसन्न हुई। अंत में उनकी सारी बातें मानने लगी। अब लंबी कहानी बताऊंगा तो फिर वीडियो दूसरी दिशा में, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। वो पुस्तक मैंने वहां से खरीदी गुरु गोरक्षनाथ के बारे में, और मैं पूरा पढ़ता रहा, मेरे काम की दिखी नहीं। सब अलग अलग कथा कहानियां जो मैं पहले भी, मगर उसमें एक बात कमाल की थी। मैं कई सालों से गीता पाठ करता था, उसमें एक बात कमाल लिखी थी। गुरु गोरखनाथ के चेले थे औगणनाथ। औगणनाथ ने एक प्रश्न किया, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे, बहुत काम की बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। औगणनाथ ने उनसे एक प्रश्न किया गुरु गोरक्षनाथ से कि ये कर्मों का फल मिलता कब है? तो एक लाइन में उन्होंने उत्तर दिया,
बोले जब पक जाता है तब मिलता है। जब वो पकेगा तब फल मिलेगा। अब उसी को हमने एस्ट्रोलॉजी में पकड़ा। वही बात भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कर्मों का फल मिलता अवश्य है, लेकिन पहले क्या कर रहे हैं? कर्मण्येवाधिकार धीरस्ते, अर्थात कर्म पे अधिकार है, फल की माँ फलेषु कदाचन। वो पूरा श्लोक मैंने नहीं पढ़ा। तो कर्म पे अधिकार आपका है, फल पे नहीं। वो ज्योतिष बताता है ये ग्रह आपके कर्म कराने वाले हैं और यहां से उसके परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत आप जीवन में रगड़ेंगे, इस कालखंड में सब जिंदगी ज्ञान हो जाएगा, मगर उसके फल क्या होता है? मानव जीवन का पहचान, तरक्की, विकास, वो दशा बताती। इसलिए मैं यहां तक बात आप ये कह आया। और आजकल बहुत जल्दी है, सब मिलता है गूगल पे। बिल्कुल मिलता है, तो सब ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते? नहीं, ज्ञान ठहर के लिया जाता है। ठहराव जब आपके लाइफ में आएगा तो ज्ञान वहां से शुरू करता, अंकुर फूटता है। इसलिए ज्ञान 1-2 साल का विषय नहीं। मशीन का ले सकते हैं आप। आजकल बाइक और स्कूटी तो 12-15 साल के बच्चे भी चला लेते हैं। उस जमाने में बुजुर्ग नहीं चला पाते थे, साइकिल में ही गिर पड़ते थे। नहीं थी, अब रोज देखते हैं। अब आजकल 2-3 साल में बच्चा बोलने लगता है। हम लोग तो 10-12 साल लगे थे बोलने में ढंग से। तो वो दिन भर टीवी बोलता है, दिन में मोबाइल बोलता है, तो वो जल्दी सीख जाता है। तो अब आइए, उसके बावजूद भी मानव जीवन जिसकी कुंडली है उसकी तरक्की कब होगी, ये दशाएं बताती। तो अब मैंने इतनी सारी बातें क्यों कही आपसे? सूर्य की महादशा बताई थी, ये मैंने कहा था। चंद्रमा की बता रहा हूं। चंद्रमा को सबसे पहला आधिपत्य, कब्जा आपके मन पे। मन को आप समझिए अपने, किसी कुंडली है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी है बहुत अच्छा, जिनकी नहीं भी है तो अपने मन को आप जानो। जब मन को आप जान जाएंगे तो आपका चंद्रमा अच्छे फल दे रहा है बुरे, ये आप जान जाएंगे। चंद्रमा मैंने कहा ना सबसे, अब सेंसिटिव पहले बोला तो उसके विषय में ज्ञान भी दे दिया इतना, और देना भी जरूरी है। चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली में कैसा है, अच्छा है या बुरा, उसको समझने के लिए आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, और फिर उससे जो प्लेनेट दशा में अंतरदशा में आएंगे वो कैसा परिणाम देंगे, ये विषय बात का है। पहले चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है या नहीं, क्योंकि दशा का मालिक तो वही है। मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो प्लेनेट दशा जिसकी चलती वो बॉस हो जाता है, बाकी प्लेनेट अंतरदशा वाले सब ऑर्डिनेट हो जाते हैं उसके। तो आई, मैंने कुछ लिखा भी नहीं चंद्रमा की महादशा और लग्न में लिखा, लेकिन आपकी कुंडली में 12 घरों में चंद्रमा किस राशि का है, आपका लग्न कौन सा है, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ चंद्रमा की दशा बता रहा हूँ। 1-2 बातें कह के अंतर दशाओं में चलता हूँ, फिर अंतर दशा में चलता हूँ। बात यह है कि ये दशाएं 2 किस्म की अपने देश में चलित में, एक अष्टोत्री, एक विंशोत्री। तो मैं बात विंशोत्री से कर रहा हूँ। विंशोत्री में मनुष्य की आयु 120 साल पकड़ी गई है, और अष्टोत्री में मनुष्य की आयु 108 साल। वो उनके हिसाब से दशाएं अंतर दशाएं चलाते हैं, मगर ये गणित का कैलकुलेशन है। उनकी भी जो अष्टोत्री से देखते हैं वो भी करेक्ट प्रेडिक्शन करते हैं। विंशोत्री से देखने वाले
पीकर प्रोटेक्शन करते हैं। अब अष्टोत्री विंशोत्री महादशा का ये है कि चलन में विंशोत्री ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा करीब पाई गई और थोड़ा सरल भी है। अष्टोत्री वाली थोड़ी सी मनुष्य को समझने में बुद्धि ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। तो संसार है जो थोड़ा सरलता से चीज चलती है उसको मानती है। अब इसमें नक्षत्र से अर्थात चंद्रमा जहाँ बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उसके हिसाब से दशाएं आपकी कुंडली में आती। एक ही लग्न में दशाएं अलग अलग आ सकती है क्योंकि उसके नक्षत्र अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन एक ही राशि में बैठता है। इसलिए इतनी सारी बातें मैं चंद्रमा से कह रहा हूँ। सूर्य के विषय में मैंने बताया आपको, तो वो दशा में आ जाता है, उसका नक्षत्र है, लेकिन ये चंद्रमा से ही ये सब नक्षत्र और दशाएं चलती हैं। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे मन देखा जाता है और मन से मानव समाज चलता है। तो चंद्रमा पहले तो मन पे आधिपत्य है, दूसरा जल पे आधिपत्य है, रक्त संचार। देखिए मंगल से भी रक्त देखा जाता है, उसमें बाद में आऊंगा, मगर जो रक्त का संचार होता है ना, बीपी घटता बढ़ता है, वो चंद्रमा से। मंगल दूसरे कारक है आपके शरीर में कितना जाने दिए, उस पर छेड़ूंगा तो फिर वीडियो बड़ा लंबा होता है। जब मंगल पे आऊंगा तो उस पर बता दूंगा। रक्त संचार का कारक है, आपके शरीर में रक्त कैसे दौड़ रहा है वो ये निश्चित करता है, क्योंकि ये मन का कारक है। मन निराश हुआ, रक्त रुका। मन चंचलवान है, तेज है, तो उसकी गति तेज हो जाती है। और मरने के बाद आप देखेंगे मानव जीवन में शरीर में रक्त बचता ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी रहता है। इसीलिए 75% पानी बोला जाता है अपने शरीर में, क्योंकि ये पानी से रक्त बनाता है। इसीलिए आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, मेडिकल वाला भी डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप समझ गए हैं वो सब रहस्य हम लोगों का। बात हमारी ही कर रहे हैं मगर मानना नहीं है सर। सिर्फ एक ही सलाह देता है, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। तो पानी जो है मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य का प्रतीक, तो ये सब चंद्रमा अधिपत्य रखता है। अब बहुत चीजों का अधिपत्य रखता है, उस पर बताऊंगा तो कहा ना वीडियो फिर बहुत विस्तार पाता है। अब आइए दशा देखिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में, पहले ये भी चलिए फटाफट बोल देता हूं। चंद्रमा सूर्य, मंगल और गुरु का मित्र। शुक्र का भी मैं इसको शत्रु नहीं मानता, लेकिन गणना में रखा। देखिए भाई, शुक्र, शनि और राहु केतु इसके शत्रु। बुध मैंने पहले ही बोला है, पीछे वीडियो मध्य में, लेकिन नहीं, ये इतना अच्छा मित्र उसको नहीं मानता बुध को। चंद्रमा देखिए 2 पार्ट रखे गए हमारे शास्त्रों में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये देव ग्रह। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये दानव ग्रह कहे गए। तो इन लग्नों का क्या दानव हो जाता है? नहीं, वैसा नहीं, वो उसको कोई आदमी गलत ना पकड़े। देवासुर असुर संग्राम सुना ही होगा आपने, तो वो यही सब चक्कर है। विषय बात में, अब बुध को इन्होंने कहीं भी नहीं रखा। बुध जिसके साथ जाता है उसके साथ वैसा हो जाता है, जिस ग्रह के साथ रहेगा बुध वैसा हो जाएगा, अर्थात बुद्धि आपकी वैसी हो जाती है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में तत्कालीन मित्रता भी बता देता हूँ, मित्र बता दी, और तत्कालीन मित्रता सब जगह वही रही। चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रह जो आपका बैठा है, शनि, राहु, केतु भी है, तो वो तात्कालिक मित्र है। 10वां, 11वां, 12वां तात्कालिक मित्र है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि चंद्रमा के साथ हो या सूर्य के साथ या किसी आगे भी मैं बताऊंगा, 1-2 ग्रहों को छोड़ के, 12वां ग्रह मैं अच्छा नहीं मानता।
मैंने नहीं देखा, वो तात्कालिक मित्रवश, मगर अच्छे परिणाम उसके 80% नहीं मिलते। 20% जो मित्र कहा गया वो विषय बात का है। तो आइए बात करते हैं सीधी चंद्रमा के महादशा। चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है, उच्च का है, स्वाग्रही, तो पहले से अच्छा है। उच्च का ये होता है वृषभ राशि में, स्वाग्रही ये कर्क राशि में, और नीच का ये वृश्चिक राशि में। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होके भी इतना नीच परिणाम नहीं देता है, क्योंकि वो इसका मंगल अधिमित्र है, मित्र नहीं, बहुत करीबी मित्र है। मगर वो मजबूरी हो जाती है उसको नीच का फल देने के लिए। तो कई बार दशाओं में नीच का परिणाम शुरुआत में देता जरूर है, लेकिन पूरा दे जाए कोई जरूरी नहीं। अब वो किस ग्रह से दिष्ट, हाँ दिष्ट से याद है, चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो बाकी ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको जब कोई ग्रह देख लेता है या इसके साथ बैठ जाता है, ये कुछ न कुछ उसके जैसा हो जाता है। मन आपका कुछ प्रसन्न है, कुछ नीरस है, और कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं। मृत्यु तो कहना ठीक नहीं, आत्महत्याएं वगैरह भी चंद्रमा के साथ जब शनि राहु इन सब का संलग्न हो जाता है और लग्न कमजोर हो जाता है, तो ये सब होता है। मन ही का रहता है ना सब आपका, आघात लगा मन में कूद पड़े कहीं से, जिससे प्रेम करते तो शादी नहीं हुई तो कहीं कूद पड़े या जल गए, जो भी। तो इसलिए मैंने बोला चंद्रमा सबसे सेंसिटिव ग्रह होता है आपकी कुंडली में। अब अगर अच्छा है तो उसकी दशा काल अच्छी जाएगी। उच्च का है, बेहतर है। उच्च का मतलब उच्च का है या स्वराशि का है तो अच्छे ही फल देगा। अब अगर उच्च का स्वराशि का नहीं भी है तो किसी अच्छे मित्र के घर में बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टियां इस पर बहुत मायने रखती। ग्रहों की दृष्टियां, किन ग्रहों की दृष्टियां, तो क्या फल देगा? अच्छे फल देगा। चंद्रमा जब चंद्रमा की दशा आएगी, इन सब चीज़ों को जो मैं बताया वहाँ बैठा है, बढ़िया फल देगा। व्यवसाय आपका बढ़ेगा, राजनीतिक संपर्क होगा, और सामाजिक जनजीवन में आप भागीदारी करेंगे। हाँ एक चीज़ और बोलना भूल गया, इसकी जाति वैश्य, जैसे सूर का मैंने बोला था ना, वर्ण, जाति पकड़ ली, वर्ण बोल ली, वैश्य, और कलर इसका श्वेत मतलब रंग सफेद। तो ये अच्छे फल देगा। खराब है तो आप अपने मन को पकड़ लीजिए, किस स्वभाव के, कुंडली नहीं भी है तो बुरे परिणाम देगा। फिर बात बात पे चिंतित हो जाना, बात बात पे दुखड़ा दोहराना, बात बात पे अपना रोना रोना, तो मन कमजोर है आपका। होते हैं कई लोग, घाटा 4 आने का हुआ, दोहराओ 100 आने का, उसे आजकल थोड़ा चलन भी हो गया विषय लेकर। लेकिन ये चंद्रमा जब कमजोर होता है तो ये होता है। अब आजकल 80% कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित भी रहता है। मजे की बात तो ये, तो जब पीड़ित होगा तो उसके उल्टे परिणाम देगा। अब आइए चंद्रमा में दशा चंद्रमा की चलेगी, फिर अंतर में आएगा मंगल। मंगल भी इससे 3, 6, 12 बैठा है त्रिक स्थान पे, तो नुकसान ही दे जाएगी। अब उसमें उत्साह की कमी आएगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। त्रिक स्थानों पे है 3, 6, 11, 6, 8, 12 में चंद्रमा से अगर बैठा है तो, और स्वयं भी अगर वहां बैठा है ओरिजिनल कुंडली में, तो भी कई बार नुकसान देता है। लेकिन वो चंद्रमा से बेहतर स्थिति में आ गया तो कम देगा। अब अगर चंद्रमा से उत्केंद्र त्रिकोण में बैठा है, जैसा 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र है, 5, 9 जो लिखा मैंने वो त्रिकोण, इन स्थानों में बैठा है मंगल, चंद्रमा से आपका मंगल उत्साह में वर्धन, दुर्गम काम करना, और जब कारोबार वगैरह करते उसमें अच्छे परिणाम मिलना। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा उसमें आप जीत जाएंगे। शत्रु विजेता बनाता है फिर मंगल, अगर चंद्रमा से इन जगहों पे है। वो मंगल का गुण, क्योंकि सेनापति। तो मैं पहले भी बता ही चुका हूँ सब कुछ ग्रहों का कि कौन कौन से
सब प्रणाम देते हैं। अब मंगल के बाद राहु आएगा। अब राहु किसकी पट्टी नहीं खाती? किसकी? चंद्रमा की। राहु केतु बदनाम है, ग्रहण यही लगाते हैं इनको, सूर्य चंद्रमा को। तो राहु के साथ चंद्रमा रहता है तो कई बार मनुष्य भयभीत होता है, जबकि वो केंद्र में तो है मगर साथ में है, भयभीत होता है। या राहु इसको देख रहा हो तो केतु साथ में होगा इसके, तो भी गलत है। वो सप्तम भी बैठा है चंद्रमा के साथ, केंद्र में भी त्रिकोण में भी बैठ के कई बार एक आयु तक नुकसान पहुंचाता है राहु। जनरली मैं ये कहूँ अच्छे परिणाम अंतर्दशा में नहीं देता है, मगर एक आयु के बाद सब प्लेनेट कुछ न कुछ 48 के बाद तो पक्का समझ लीजिए। वो राहु जो भयभीत और परेशान कर रहा था वो उतना नहीं करता। एक कोरम होता है ग्रहों का। अब चंद्रमा के जैसे 24 साल है, चलिए बता दिए। किसी का चंद्रमा थोड़ा खराब भी है तो 24 साल के बाद उस व्यक्ति की मना स्थिति ठीक होती है बाकी ग्रहों को देखने के बाद। मैंने कईयों को बगैर डॉक्टर के यहाँ जाए ठीक कर दिया। लोग उनको थोड़ा सा आधा पागल बोलते थे, उनका कुछ नहीं। लोग कल कई क्लेम करने आ जाएंगे, अच्छा ज्योतिष से ठीक होता है। नहीं, ज्योतिष से ठीक नहीं होता, उस कुंडली से ठीक होता है। तो चलिए, वो उलझने मेरे पास पहले भी रहती है, मैं समझा लेता हूँ। समझा नहीं लेता हूँ, धमका भी देता हूँ। मैं आपको बताऊँ बात साफ, रिक्वेस्ट तो समझाए वो जो ज्ञान का अधूरा हो। मुझे जितना है वो मैं पक्का हूँ, और जो नहीं आता साफ मुकर जाता हूँ कि मुझे नहीं आता। जितना हूँ तो कॉन्फिडेंट रहता हूँ उसमें, और मैं कुंडली देखते ही बता देता हूँ आदमी कौन है। चंद्रमा ही वो निश्चित करता है। तो राहु जब पीड़ित करता है चंद्रमा को तो तकलीफ देता है, और कई बार अंतर्दशाओं में भी आके मना स्थिति को ठीक नहीं करता है। कई बार कुछ कलंक वगैरह भी लगा जाता है। अब कलंक कैसे लगता है? राहु इसको भड़काता है मन को, अर्थात चंद्रमा को। जो काम नहीं करना चाहिए वो कर जाता है। तो आए उसमें अटकूंगा तो देखिए, अब अंतर्दशा में मैं बता रहा हूँ कैसा कैसा फल मिलता है। एक ही ग्रह पे अटकी फिर कहा ना, वीडियो का विस्तार बहुत होने लगता है। और कोई आजकल 30 मिनट 35 मिनट तक तो शायद सह लेते हैं लोग, उसमें भी बढ़ा के ही देखते हैं। आध घंटे का वीडियो तो चलिए काम की बात कह रहा। तो राहु राहु अच्छे परिणाम जनरली नहीं देता। 80% 20% अच्छे फल भी दे। कोई भी ग्रह पूर्णतः खराब और पूर्णतः अच्छा नहीं करता। अब आइए चंद्रमा की अंतर्दशा में गुरु आता है, तो गुरु भी मूलतः अच्छे फल देता है, मगर कई बार ये भी चंद्रमा से खराब स्थानों में बैठा हो, 3 6 12 चला गया हो। विशेष रूप से अगर 12वें चला जाता है तो वो रिस्पेक्ट में कमी अवश्य लाता है। एक बार छठे चला जाएगा तो हो सकता है आपको उन दिनों स्थितियां खराब करे, कुछ बेहतर ना बने। लेकिन वो छठे जाता है तो एक बात सही, गुरु की दृष्टि 12वें स्थान पे और दूसरे स्थान पर पड़ती तो शुभ हो जाती। तो आपको हो सकता है कि आर्थिक स्थिति से अवश्य संघर्ष करना पड़ सकता है, मगर यह है कि वो कोई सामाजिक स्थिति से, जिसको मैंने कहा कि रिस्पेक्ट में कमी, वो गुरु नहीं होने देता। इवन कि चंद्रमा से छठे जब चला जाता है गुरु तो उसको सकटोग भी कई जगह कहते हैं। कहते नहीं है ही है, कहते क्यों? तो उसका मतलब सकट मतलब संकट में, मगर संकट वो आपकी आर्थिक हो सकती। दुख में भी गुरु आपका थोड़ा बचाव अवश्य करता है, क्योंकि उसकी दृष्टियां सही हो जाती हैं। चंद्रमा गिर्द हो जाती ना 12वीं और द्वितीय। छठे बैठेगा तो चंद्रमा से छठे बैठेगा तो 7वीं दृष्टि 12वें स्थान को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से दूसरे स्थान को। तो इसलिए
हमारे शास्त्रकारों ने शायद पकड़ के समझा होगा, कहा होगा, जनरली अच्छे फल देता है, कई बार खराब भी देता है। वो किस राशि में बैठा है, आपकी किस लगन कुंडली, वो भी महत्वपूर्ण है। तो आई गुरु के बाद शनि। शनि भी चंद्रमा के अंतर्दशा में कोई इतने बुरे परिणाम नहीं देता है, अगर ये केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा से बैठा है। तो आपकी तरक्की, आपका कारोबार, आपका समाज में परिचय, ये शनि भी करता है अगर चंद्रमा से अच्छा बैठा है तो अंतर्दशा में। अब वो शनि आपका कितना मजबूत है वो तो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा, या आप कुंडली देख लीजिएगा। चंद्रमा से अच्छे स्थानों में गया है, शनि उच्च का है, स्वाग्रही है, मित्र ग्रही है, या चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता है कुंडली में, इसको भी शत्रु कहा गया, लेकिन चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता अगर कुंडली में है तो ये पूरे बुरे परिणाम नहीं देगा शनि। शनि के अलग विषय हैं, ये भी एक आयु खाता है। हो सकता है बचपन में आए तो वो अच्छे फल नहीं देगा, 36 के बाद आएगी तो मैं ये कह सकता हूँ खराब भी नहीं देगा शनि। तो स्थितियों में निर्भर है, मगर ये 6 8 12 है तो ये फिर तकलीफ दे जाएगा शनि। आपको रोग वगैरह भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट दे सकता है, शारीरिक पीड़ा दे सकता है। तो भाई देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो है शनि, इसमें तो कोई जरूरी नहीं। और शरीर में पीड़ा और रोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। अब कार्बन लग गया तो मतलब क्या, काला ही काला सब कुछ, धुआं काला, कार्बन डाइऑक्साइड वही हुआ। तो वही एक्चुअली मुख्यतः उसी को सब पकड़ा जाता है जो ऑक्सीजन पे अवरोध पैदा कर दे, वही ना। जैसे कोरोना में कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की बड़ी तभी तो सब समस्या आई। और मैंने पहले भी बोला था, कई सालों से बोल रहा हूँ, जब भी मकर राशि में शनि आता है पृथ्वी को रोक देता है 30 साल, हर 30 साल में, कभी बड़ा कभी हल्का, जाने दी विषय अंतर हो जाए। तो ये, लेकिन शनि चंद्रमा से अच्छा बैठा है स्थितियों में, जैसा मैंने कहा मित्र है अगर तत्कालिक कुंडली में 2 3 2 3 4 स्थानों पे, मतलब दूसरा तीसरा और चौथा 10वां 11वां बैठा है, 12वां नहीं, मित्र जरूर बोला है, लेकिन जो मेरे अनुभव में आया वो नुकसान दे जाता है, पीड़ा दे जाता है। लेकिन अगर इनसे, और 5 9 बैठा है बढ़िया, 5वां बैठा है बढ़िया, 9वां बैठा है वो भी अच्छा चंद्रमा से, तो उसकी अंतर्दशाएं निश्चित रूप से अच्छी जाएंगी। अब शनि के बाद बुध। अब देखिए, बुध भी इसका आधा मित्र और आधा शत्रु, तो शनि वाली स्टोरी होगी। अगर ये तात्कालिक मित्रता में है तो ये बुद्धि, ज्ञान, विवेक और आपका सामाजिक स्तर जो होता है उसको बढ़ाता है। और कारोबार मैं पहले ही बोल चुका हूं, किसी भी अंतर्दशा में जो भी आप करते हैं उसमें कुछ वृद्धि अवश्य होती है। दशा का स्वामी अच्छा है और अंतर्दशा का भी स्वामी अच्छा हो जाए, दोनों प्लेन ग्रेड हो जाते हैं तो 2 3 साल ही कई लोगों को इतनी ऊंचाई दे देते हैं कि बाकी जीवन कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे स्टार हैं जिनकी 2 3 साल में इतनी फिल्में चली, बाकी आगे चलते रहे, फिर उसके आधार पे चलता है आदमी। तो बुद्ध भी इससे अच्छा बैठा है चंद्रमा से, केंद्र त्रिकोण में है बुद्ध चंद्रमा से, या स्वयं कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा परिणाम देगा। अब बुद्ध के बाद आइए केतु। अब केतु को मैंने पहले बोला है राहु से खतरनाक नहीं है, राहु क्या है उसके बाद खाली सर, सिर्फ सर चलाता है, इसके बाद धड़, ये संगति से अच्छे फल देता है। कौन? केतु। तो चंद्रमा को भी ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर ये चंद्रमा से भी, हाँ इस सूर्य में मैंने बोला था अंतर्दशा में, हमारे चंद्रमा में बोल देता हूँ, कई बार ये गलत स्थान में बैठ जाता है, चंद्रमा से भी दूसरा भी होगा तो हो सकता है धन लाभ दे जाए, मगर ये कई बार बीपी बढ़ा देता है
और चंद्रमा के साथ तो पक्का बढ़ा देगा। उसका ध्यान रखिए। बाकी कोई विशेष बड़ा रोग नहीं देता है। राहु तो कई किस्म से परेशान करता है, सामाजिक, आर्थिक और रोग। मगर केतु ऐसा नहीं। तो केतु को मैं इतना खराब नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी है तो उसका परम शत्रु। मगर चंद्रमा से भी अगर केतु कहीं आपका ढंग से प्लांटेशन है, जैसा मैंने बताया कि त्रिकोण में तीसरा है, 11वां है केतु, चंद्रमा से अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। दूसरा सातवां नहीं होना चाहिए। दूसरा भी मैं बुरा इतना नहीं बोलूंगा आर्थिक स्थिति से, लेकिन और सप्तम कई बार वो मैंने कहा ना, थोड़ा बीपी का सिस्टम अवश्य बढ़ा देता है अंतर्दशा में सूर्य और चंद्रमा की। बाकी दशाओं में अंतर्दशाओं में बढ़ाए कोई जरूरी नहीं, वो तो बाकी देखना पड़ेगा फिर। अब आए बचा शुक्र। शुक्र देखिए इसका मित्र नहीं, नहीं मैंने देखा है कि शुक्र की अंतर्दशा चंद्रमा के साथ अच्छी जाती है, बढ़िया जाती। कहीं चंद्रमा और शुक्र दोनों अच्छे बैठे हैं, दोनों स्त्री कारक हैं, स्त्रियों को लाभ बहुत मिलता है। लाभ से अनेक बात कर रहा हूँ, किसी स्त्री के द्वारा फायदा हो सकता है, आपको धन मिल सकता है, उसके द्वारा आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, आपको मार्ग प्रशस्त कर सकता है, और अंत में एक जो रिश्ते होते हैं प्यार मोहब्बत के, वो भी हो सकते हैं। स्त्री लाभ का ये कोई अर्थ ना निकाले कि सिर्फ गले लगना ही स्त्री लाभ है। नहीं, प्रेम होना ही स्त्री लाभ नहीं। स्त्रियों के अनेक रूप हैं, तो अनेक रूपों से आपको फायदा भी मिलता है। अगर आपके आपके चंद्रमा से ये शुक्र अच्छा बैठा है, और फायदा दे जाता है, कई किस्म के लाभ देता है, और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। ज़्यादातर कुंडलियों में मैंने पाया है कि चंद्रमा से शुक्र अगर अच्छा बैठा है तो उस अंतर्दशा काल में ये अच्छे परिणाम दे गया। अब देखिए खराब स्थान में बैठा है तो इसे भी शुक्र छठे या आठवें जाता है तो खराबी है। ये अकेला ग्रह है जो 12वें भी गया है अगर चंद्रमा से, तो गड़बड़ नहीं है। तो भी अच्छी दशा उसकी जाएगी, अच्छे परिणाम देगा। खाली छठे आठवें ना जाए, बाकी जगह नॉर्मली अच्छे देता है, लेकिन तीसरे भी इसको मैं अच्छा नहीं मानता। अर्थात शुक्र सॉफ्ट प्लैनेट, चंद्रमा भी सॉफ्ट है। एक कठिन श्रम वाले स्थानों पे अच्छा नहीं होता। तीसरा पराक्रम, छठा रण, लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, आठवां वैसे भी रोग, अंधकार, गुप्त स्थान। तो ऐसी जगह पे जो सॉफ्ट प्लैनेट खिले, देखिए फूल जो होता है ना, फूल, ये फूल जैसे जितना रस फूलों में आता है चंद्रमा से, और जितने फूल खिलते हैं इस धरती पे शुक्र से, तो कैसे कोमल होते हैं। तो उनकी रखवाली भी, बागवानी कैसे की जाती है, बाकी खेती की तरह नहीं की जाती। तो ऐसा समझ दिया, उदाहरण के रूप में समझा दिया। तो आएगा तो वो सब कोमल चीजें, वो सब जिसको कहते हैं वैभववान व्यक्ति बनता है चंद्रमा की अंतर्दशा में जब शुक्र आता है। लेकिन वो कुंडली में कहाँ और कैसा बैठा, मैंने स्थितियां बता दी आपको। बाकी आप अपनी कुंडली में निर्णय खुद कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं। अब आज चंद्रमा की महादशा की मैंने बात कह दी, अपनी समझ से जो समझ में आया, जो जानता हूँ वो मैंने कहा। अब जानता तो उसके अलावा भी बहुत विशेष कहा ना, एक वीडियो भी रुकी है तो कहा ना 2 घंटे का, तो फिर चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा में एक वीडियो बनेगा। लेकिन फिर भी काम भर का बता दिया। उससे थोड़ा देखिए, एक होता है संदेश देना, बाकी तो आप सब समझदार भी हैं। मैंने यदि क्या बोलते हैं, रेशम कपड़ा बोला है तो उससे जुड़े आप समझ गए होंगे रेशमी चीजें, जैसे शुक्र की अंतर्दशा मैंने चंद्रमा में बताई, मतलब कोमल चित्त। तो बाकी भी अंतर्दशाएं जो बताए उससे अंदाजा लगा लीजिएगा, आगे की चीजों को जोड़ लीजिएगा। नहीं जुड़ेगा तो हम तो बैठे ही, हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से एक प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो कर लें।
उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप ही के द्वारा आती है। तो हम मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।